हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपको मैं मिशन कामयाबी में हाफ ईयरली असेसमेंट सितंबर 24 का 11वीं क्लास का फिजिक्स सब्जेक्ट का हाफ ईयरली एग्ज़ाम कराऊंगा जो आज हुआ है। इसके टोटल 90 मिनट आपको दिए गए थे और ये टोटल मार्क्स असाइन 35 है। इंस्ट्रक्शन में सभी क्वेश्चन कंपलसरी 4 सेक्शन में इसको बांटा गया है। और फर्स्ट सेक्शन जो है आपका वो कैसा है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसके अंदर ये देखिए आपका फर्स्ट सेक्शन है ऑब्जेक्टिव टाइप, इसके अंदर 1 से 9 तक क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। यही करते स्टार्ट। फर्स्ट है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.007 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपको, देखिए डेसिमल के बाद 0 है, उससे आगे भी क्या होल पावर भी 0 है, तो ये काउंट नहीं किए जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। तो 7 इज ओनली सिग्निफिकेंट फिगर होगा आपका। 0 आफ्टर डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो आंसर विल बी ओनली 7 एंड दिस इज द डी यानी 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मीन क्या होता है, वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट यानी आपकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी थ्रू आउट मोशन क्या रहेगी आपकी कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो v और u क्या कांस्टेंट, दैट मीन्स क्या है 60 रहेगी, 60 माइनस 60 0। तो आपका आंसर क्या होगा आपका 0 किलोमीटर पर आवर। तो एक्सेलरेशन होगी आपकी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी और मूव्स अंडर ग्रेविटी अलोन करता है, उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, 0 वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। ये स्टेटमेंट जरूरी नहीं है क्योंकि हमें पता है ओनली वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है आपका हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होता है, वो बदलता रहता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी ठीक नहीं है, जरूरी नहीं है, एसेंशियल हो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है। सेकंड है इनिशियल वेलोसिटी इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल, ये भी नेसेसरी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टली। कांस्टेंट एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, आपकी एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर ओनली कहाँ होती है, जब वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट पे होती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, कंपलसरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है। दैट मीन्स क्या है, तीनों स्टेटमेंट क्या है आपकी कंपलसरी या दैट मीन्स एसेंशियल नहीं है। दैट इज़ हमारा आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। अब फोर्थ क्वेश्चन आपका, रिकॉइल ऑफ कैनन आफ्टर फायरिंग इज ड्यू टू। जब आपकी कैनन है तो अब जो है गोला फायर करती है तो आपका न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी होता है, आपको पता है। रिकॉइलिंग ऑफ कैनन दैट मीन्स क्या है, मूविंग बैकवर्ड ए कैनन बॉल फॉरवर्ड, दैट इज एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट मीन्स न्यूटन्स थर्ड लॉ, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, ऐसा यूनिट ऑफ पावर है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, वाट होती है। वी नो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई में टाइम टेकन, वर्क को जूल में मापते हैं और टाइम टेकन को टी यानी कि आपका जो सेकंड में मापते हैं। दैट मीन्स वाट क्या होती है आपकी जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम यूनिट एज दैट ऑफ टॉर्क, ये क्या होती है, वर्क होती है, हमें पता है टॉर्क होता है R इंटू एफ यानी रोटेटिंग इफेक्ट होता है। तो ये होती है यूनिट इसकी न्यूटन मीटर। वर्क क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स को न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मापते हैं। तो बोथ की यूनिट क्या होती है आपकी फिजिकल क्वांटिटी की सेम यूनिट होती है, दैट इज़ यहाँ आंसर आएगा वर्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है, रिलेट टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। वी नॉट टॉर्क क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दैट इज़ dl/dt। एल क्या यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है, टो क्या है टॉर्क है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, हाउ मच इज मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है आपका वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा 1 होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1। अगर मान लो एग्जाम्पल ले ले हम, कोई ऑब्जेक्ट है 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, तो ये हो गया कंप्लीट वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, और इसका मैग्नीट्यूड 20 से डिवाइड करेंगे 1 नॉर्थ, दैट इज मैग्नीट्यूड इज 1। अब नेक्स्ट है आपका 9th क्वेश्चन, असर्शन रीजन का दिया गया है। आपको पता 2 स्टेटमेंट आपको दी जाती है,
दोनों स्टेटमेंट ठीक हो, रीजन आपका असर्शन को डिफाइन करता हो, एक्सप्लेन करता हो, तो आंसर होता हमारा ए। तो फर्स्ट पार्ट है द स्पीड ऑफ प्लेनेट इंक्रीज विद व्हेन इट कम्स क्लोजर टू सन एंड वाइस वर्सा। हमें पता है जब प्लेनेट क्या होता है, क्लोजर टू सन होता है, तो ग्रेविटेशन पुल इज स्ट्रोंगर होता है, और दैट्स मीन्स क्या है, वहाँ पे आपकी जो स्पीड होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और सेकंड वाली इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, और जब दूर होता है तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है। नाउ सेकंड है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट इज कंजर्व्ड, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। अगर एक्सटर्नल टॉर्क आपका जीरो होता है तो आपको पता है टॉर्क dl/dt क्या होगा, जीरो, दैट मीन्स L इज कांस्टेंट। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर विल बी ए। नाउ देखिए सेक्शन बी है अब आपका। सेक्शन बी के अंदर अगर आप देखेंगे, आपको 10th 11th 12th 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो सेक्शन बी जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। तो फर्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन है, ए कार वेज 1800 kg, डिस्टेंस बिटवीन इट्स फ्रंट एंड बैक एक्सल is 1.8 meter. Its center of gravity is 1.05 meter behind the front axle. Determine the force exerted by level found on each front wheels and each back wheel. यानी आपको क्या दिया, कार देगी जिसका वेट 1800 है। मैं आपको इसको डायग्राम के द्वारा दिखाता हूँ। ये देखिए आपका ये कार मान लेती है, ये क्या आपकी कार है जिसका वेट कितना है 1800 आपका kg है। तो ये कार वेट कितना है 1800 kg है, और ये आपका फ्रंट और ये आपका बैक वाला एक्सल है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस गिवन 1.8 मीटर आपको दिया गया है। तो डी कितना 1.8 मीटर डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एंड बैक व्हील्स के। और ये जो आपका मान लेते लेट इट्स बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू क्या लगता है आपका टोटल कार का वेट डाउनवर्ड होगा, ये mg वेरियस फोर्सेस है आपके। सी जी का मतलब यहाँ पे लिखा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए यूज़ किया है। और क्या दिएगा देखिए आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो आपका फ्रंट एक्सल उसके बीच में डिस्टेंस है 1.05 मीटर डिस्टेंस है। तो अगर आप देखें टोटल अगर ये 1.8 है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो बैक एक्सल है या व्हील है उसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा 1.8 माइनस में 1.05 यानी 0.75 आपका होगा, ये 75। अब आपको करना क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें निकाला फोर्स एग्जर्टेड, यानी आपके जो ये एक्सल है यहाँ पे 2 व्हील है, इस पे भी 2 व्हील है। तो फ्रंट व्हील जो है ईच व्हील कितना फोर्स है आपका उस पर लगेगा और कितना बैक पे लगेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैक एक्सल हो गई आपका। तो हम यहाँ पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के द्वारा इसको हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है और आपको अलग से सीट दी नहीं जाती है, आपको इसी के अंदर इसको सोल्व करना होता है, इसलिए मैंने इसको ट्राई किया है इस स्पेस के अंदर सोल्व करने के लिए। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है आपका RF जमा RB, यानी टोटल जो वेट होता है नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करता है। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो हो गया आपके ये क्या हो गए RF RB प्रोवाइड करेंगे। तो ये RF जमा RB क्या होगा mg, यानी वेट ऑफ दी कार। और हमें पता मास गिवन 1800 kg और g की वैल्यू होती है 9.8। तो टोटल इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको मिलेगा 17,640 न्यूटन्स। तो ये आपका क्या है इस पे लगने वाला वेट है, यानी RF और प्लस RB की टोटल वैल्यू होगी 17,640 न्यूटन्स। इसके बाद हम लेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम लेंगे, हम इसको टॉर्क निकालेंगे अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका ये क्या है RF इंटू में सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टेंस कितना 1.05। तो RF इंटू 1.05 इसको आप लिख लिए, ये हो गया आपका। इसके बाद इज इक्वल टू जो आपका बैक वाला है एक्सल उसका जो डिस्टेंस कितना होगा 1.8 माइनस 1.05 डिस्टेंस आएगा 0.75, ये मैंने लिखा है इसको। तो RF इंटू 1.05 इक्वल होगा RB 0.75। यहाँ से हम RF बाई RB निकाल लिया, इधर लेके गए आपका, ये हो गया 0.75 1.05। अगर आप इसको काटेंगे तो आपको पता है इसको अगर आप ये हो गया आपका, अगर काटेंगे आप इसको तो ये आपका 15 5 जा 15 7 जा यानी 5/7 आपका आ गया। RF बाई RB इज इक्वल टू 5/7। तो RB कितना आ जाएगा 7/5 RF
7 को आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा और 5 डैश से 5 1 जा डेसिमल पे जाएगा एंड 5 4 जा 1.4 RF। तो यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट ये थी आपकी RF जमा RB, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया है, और ये जो आपकी RB की वैल्यू आई है इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यहाँ से RB की वैल्यू उठा के हम क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे कहाँ पे, आपकी इक्वेशन 1 के अंदर। पुट वैल्यू ऑफ RB इन इक्वेशन 1 रखने पर आपका RF, तो RB की वैल्यू कितनी 1.4 RF, और दाई तरफ क्या है इसका राइट साइड में 17,640 न्यूटन, 17,640 न्यूटन। यहाँ से देखिए हमने क्या किया, RF को कॉमन निकाल लिया, तो 1.4 प्लस 1 कितना आ गया RF, और यहाँ पे RF की वैल्यू ये आपका 1.4 प्लस 1 कितना हो गया 2.4, तो RF की वैल्यू कितनी आएगी 17,640 डिवाइडेड बाई 2.4। इसको आप डिवाइड करेंगे आपको वैल्यू मिलेगी 7,350 न्यूटन्स, यानी 7,350 न्यूटन्स। ये क्या है आपका जो फ्रंट वाले जो व्हील्स है, बोथ व्हील, उन पे लगने वाला टोटल फोर्स है। अब आपका देखिए इसके अंदर ये जो आपका अगला पार्ट है, इसके अंदर आपने रखी RB की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि RF कितना आया आपका 7,350, तो आपका RB कितना आएगा, टोटल कितना आपका फोर्स 17,640 माइनस में 7,350 घटाएंगे आप 10,290 न्यूटन, 10,290 न्यूटन आपका फोर्स आएगा। ये कौन से है, फ्रंट पे था आपका 7,350 एंड 7,350, और बैक जो आपका एक्सल उस पर आ गया टोटल फोर्स एग्जर्टेड 10,290 न्यूटन। हमें निकालना क्या है, फोर्स एग्जर्टेड ऑन ईच फ्रंट व्हील्स, 2 व्हील्स होते हैं फ्रंट में, तो 7,350 डिवाइडेड बाई 2 इसको आप करेंगे कितना आ जाएगा 3,675 न्यूटन्स आ जाएगा, यानी 3,675 न्यूटन्स। ऐसे ही आपको निकालना बैक व्हील पे, तो फोर्स एग्जर्टेड ऑन ईच बैक व्हील्स पे जो आपका टोटल जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा 10,290 बाई 2, यानी 10,290 डिवाइडेड बाई 2, इसको आप कर लेंगे 5,145 न्यूटन्स आएगा। तो आपका जो फ्रंट व्हील है उस पर लगने वाला जो फोर्स कितना आया 3,675 न्यूटन, और जो बैक व्हील्स है उस पर 5,145 न्यूटन्स। दैट्स मीन्स क्या है, आपका जो बैक वाले व्हील है उन पे लगने वाला फोर्स ज़्यादा है दैट ऑफ फ्रंट व्हील्स। ये आपको सोल्व करना था। नाउ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेक दी dimensional validity of SU triples half 80 square where symbols have their usual meaning near reference to uniformly accelerated motion। तो यहाँ पे आपको क्या है, जो एप्लीकेशन है डायमेंशनल की, उसका यूज़ करके आपको प्रूव करना है कि आपका ये लेफ़्ट वाला पार्ट और राइट वाला जो पार्ट है उनकी डायमेंशन क्या है, करेक्ट है। तो देखिए आपको इसको इस तरह करना है, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम ऐसे दिखा दो। डायमेंशन फार्मूला कितना होता है, L होता है। इनिशियल वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, वेलोसिटी की LT-1 होती है। एक्सेलरेशन की क्या होती है, LT-2 होती है, और जो टाइम होता है उसकी T होती है। आपको यही इसको इसके अंदर रखना है। तो हमारा जो गिवन है आपको वो है S = U ट्रिपल्स हाफ 80 स्क्वायर। तो हम डायमेंशन लिखते जाते हैं। S की कितनी हुई L, U क्या है वेलोसिटी है तो LT-1, और टाइम के लिए T। ऐसे ही आपके क्या है कांस्टेंट टर्म है, इसका हम यूज़ नहीं करेंगे। हमें बस डायमेंशन लेनी है जिनकी यूनिट होती है। तो A एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन है, इसकी डायमेंशन होगी LT-2, और T का स्क्वायर है टाइम का स्क्वायर T²। अगर आप यहाँ देखेंगे मैथमेटिकली भी इसकी पावर कितनी है, +1 है, इसकी पावर कैसी है -1 है, तो आपका टाइम की होगी 0 यानी 1 ओनली बच गया L। इसी प्रकार आपकी LT-2 यहाँ पे क्या +2 है, अगर आप देखेंगे T की पावर 0 1 हो जाएगा, तो इसकी भी कितनी होगी L। लेफ़्ट साइड देखें तो डिस्प्लेसमेंट L, UT की भी L और हाफ 80 स्क्वायर की भी L। तो लेफ़्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, दैट मीन्स क्या है आपका जो फॉर्मूला है इज करेक्ट है, या इसको इक्वेशन कह सकते हैं, इक्वेशन इज करेक्ट। आपको बस यही करना था इसके अंदर जो है। इससे अगला जो क्वेश्चन है आपका देखिए क्या है, वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुश ए लॉन रोलर देन टू पुल
8। ये आपका 12th क्वेश्चन है, लास्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नाउ डायग्राम के माध्यम से हम इसको देखते, देखिए आपका कि डिफ़िकल्ट क्यों है पुश से लॉन और मोर देन पुल इट। ये आपका पुलिंग, ये आपका पुशिंग। तो यहाँ पे देखिए आपका ये आपका मूवर है, आपने फोर्स लगा इसको पुल किया तो इसका जो आपका ये ओरिजेंटल के साथ एंगल इसका थीटा है तो ये रिजोल्व हो जाता है 2 कंपोनेंट में, एफ कोस थीटा फॉरवर्ड कंपोनेंट, एफ साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। वेट ऑलवेज क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। तो आपका अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो एफ साइन थीटा है और जो वेट है अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो वेट होगा पुल का वो कितना होगा, वेट डाउनवर्ड माइनस में एफ साइन थीटा होगा। अगर आप इधर देखेंगे पुशिंग में, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे पुश करते हुए, तो अगर मान लो आप पुश इस तरह करते ये फोर्स लगाते हैं आप एफ इस पॉइंट पे, तो आपका जो यहाँ पे अगर देखेंगे ये कंपोनेंट डिवाइड होगा आपका थीटा, अगर इनके बीच में एंगल हॉरिजॉन्टल के, तो ये एफ कोस थीटा कंपोनेंट होगा और एफ साइन थीटा के डाउनवर्ड आएगा। तो अगर आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो जो वेट होगा, जो आपका इफेक्टिव वेट है पुश करते हुए, वो कितना होगा, वेट पल्स में एफ साइन थीटा। दैट्स मीन्स इधर आप देखेंगे यहाँ पे क्या है डिफरेंस, यानी वेट माइनस एफ साइन थीटा है, डाउनवर्ड वेट कम हो गया, यहाँ पे डाउनवर्ड वेट इंक्रीज हो गया है। तो इफेक्टिव वेट क्या है आपका, यहाँ पे इंक्रीज है, यहाँ पे डिक्रीज है। दैट मीन्स क्या है, यानी पुलिंग के अंदर क्या है आपका, अगर आप देखेंगे, देखिए इन पुलिंग के अंदर इफेक्टिव वेट कितना है आपका, वेट डाउनवर्ड माइनस एफ साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको पुल करते हुए वो कितना एफ कोस थीटा है। पुशिंग के अंदर जो इफेक्टिव वेट वो कितना है, सम है वेट डाउनवर्ड प्लस एफ साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल फोर्स दोनों में सेम है। लेकिन अगर आप देखेंगे इफेक्टिव वेट ग्रेटर दैन है पुश करते हुए, दैट मीन्स क्या है, आपका वेट जो है आपका पुश का ग्रेटर दैन पुल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो पुल क्या है, ईजी है देन पुश इट। तो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपको तो डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद आपको बस से इस तरह से आप इसको बता दें, क्योंकि 2 मार्क्स का है 1 पार्ट डायग्राम, कि इफेक्टिव वेट इन दी पुश करते हुए ग्रेटर दैन है दैन पुल। दैट मीन्स क्या है, टू पुश ए लॉन मोवर इज डिफ़िकल्ट दैन पुल इट। जितना आपको ये बताना था। नाउ नेक्स्ट सेक्शन आपका सी सेक्शन, इसके अंदर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे गए आपसे 13, 14 2 क्वेश्चन है, ईच ऑफ कैरीज 3 मार्क्स है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपको क्या, स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपके सेट के एग्जाम के अंदर भी पूछी गई थी, पीरियोडिक टेस्ट के अंदर। तो यहाँ पे आपको पहले स्टेट करना है, फिर इसके बाद इसका हम प्रूव करके दिखाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम का। आइए करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम ये क्या कहती है आपकी, ये स्टेट करती है, इट स्टेट दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ए बॉडी अप्लाइंग ए फोर्स ऑन इट ऑलवेज इक्वल होता है इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आपको ये प्रूव करना है। इसका मीन्स क्या है, आपका नेट वर्क डन जो हम निकालेंगे, हमारा जो मेन आर्टिकल जो निकालना वो क्या निकालना, नेट वर्क डन जो आएगा आपका, ये आएगा आपका हाफ mv, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये आपको निकालना है। इसको हम प्रूव करेंगे, यही करते इसको प्रूव। तो वर्क एनर्जी का प्रूफ करते हैं। अब मान लीजिए जब किसी बॉडी पे फोर्स आप अप्लाई करते हैं जिसका मास m है, तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन प्रोड्यूस होता है वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मान लो ds होता है इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय, किसी बॉडी पे आप क्या है फोर्स F लगाते हैं और बॉडी डिस्प्लेस होती है ds, तो जो आपका वर्क डन होगा वो स्मॉल होगा, कितना हो गया F मान डॉट ds, ये आपका वर्क डन हो गया। और हमें पता है फोर्स वर्क डन के वजह से सेम डायरेक्शन में लगा रहे। अगर मान लो आपका ये हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहाँ पे, इस पे आपने फोर्स लगाया F, और बॉडी आपकी हो गई डिस्प्लेस, मान लो अब ये यहाँ पे आ गई है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मान लो वर्क डन आपका
ये आपका डिस्प्लेसमेंट ds। तो आपका जो नेट होगा, अब हमारा स्मॉल वॉर्डन एफ डॉट डी एस है। अब हमें पता है सेम डायरेक्शन लगाया तो एंगल क्या आएगा, ये हो गया एफ डी एस, क्योंकि थीटा कितना है यहाँ पे 0 है। और हमें पता है फोर्स क्या होता है, ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। और आपको पता है जो एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी इंटू में हो गया आपका ये डी एस। हमारे पास जगह है जितनी दी गई उसी के अंदर आपको ये पेपर सोल्व करना है, इसलिए अब आपका जो डी डब्ल्यू है वो कितना आ गया आपका, यहाँ पे आपका एम, और हमें पता है एम डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी, ये ऐसे हो गया आपका डी वी। और हमें पता है जो आपका डी एस बाई डी टी क्या होता है, ये हो गया वेलोसिटी होता है वी डी वी। इसको हमें सोल्व करना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टोटल वर्क डन निकालना है। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन कितना है, डी डब्ल्यू है। टोटल वर्क डन अगर हम लेते हैं, मान लीजिए आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, मान लीजिए, तो जो टोटल वर्क डन होगा आपका, टोटल वर्क डन एंड डिस्प्लेसिंग ऑब्जेक्ट, वो हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन किसका, डी डब्ल्यू का, यह इंटीग्रेशन हो गया। यहाँ पे क्या हमेशा जो डी वी टर्म होती है उसी के साथ अब इंटीग्रेशन होता है, तो हम बाहर ले लेते हैं, वी डी वी। और जो मान लो आपका इसको डिस्प्लेस करने में सिर्फ वेलोसिटी जब आपकी ये यू थी और फाइनल कितनी होगी इसकी, वी हो गई। तो हमारा ये हो गया एम बार था। अब हमें पता है इंटीग्रेशन का, हमको फार्मूला पता है। और इसी इंटीग्रेशन अगर हमारा एक्स है, ये डी एक्स है, जितनी पावर कितनी इसकी पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका, एक्स स्क्वायर, एक पावर ऐड कर देंगे, उसी चीज़ को डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब क्या 1 + 1 किया है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो v की पावर कितनी होगी, यहाँ पे 1 है, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 2 हो गया, और डिवाइडेड बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये ऊपर होगी u लोअर, और यहाँ पे ये हो गया m, एक बार अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पे, तो ये वी स्क्वायर बाई में 2 माइनस में लोअर लिमिट कितनी u है, तो u स्क्वायर बाई 2। इसको आप अगर सेपरेट लिखेंगे तो ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर। और ये क्या होगा, वर्क डन। तो इस वर्क डन क्या है, देखिए क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन कितना आ गया आपका, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। दैट इज टोटल वर्क डन जो है आपका क्या स्टेट करता है, जब किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हैं तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज डब्ल्यू हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये हमारी क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम है।
इस तरह आपको इसको करना था। यानी हमने क्या किया, आपका इस बॉडी फोर्स लगाया, हमें स्मॉल वर्क निकाला स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, इसको चेंज किया MVdV फॉर्म में। टोटल वर्क डन जो इनिशियल वेलोसिटी u थी, टाइम आपका 0 था इनिशियल टाइम, और फाइनल वेलोसिटी v थी। इंटीग्रेशन करने के बाद ये कितना होगा, पावर इसकी 1 थी v²/2, तो वर्क डन हो गया m, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये आर्टिकल था, यही आपका प्रूफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, डिफाइन ए प्रोजेक्टाइल an aircraft execute a horizontal loop of radius 1000 meter with a steady speed of 900 km per hour. Compare its centripetal acceleration with respect to acceleration due to gravity. ये हमें करना है। तो सबसे पहले क्या है प्रोजेक्टाइल, तो प्रोजेक्टाइल होता क्या है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन विद सम वेलोसिटी, इसको डिफाइन करना है। यानी इसके अंदर आपको पहले प्रोजेक्टाइल को डिफाइन करना है, फिर आपको एक न्यूमेरिकल पार्ट दिया गया है, an object thrown with some initial velocity under acceleration due to ग्रेविटी अलोन। तो ये आपका क्या, किसी प्रोजेक्टाइल को जब आप थ्रोन करते हैं विद इनिशियल वेलोसिटी, सम गिवन इनिशियल वेलोसिटी, तो वो जो पाथ फॉलो करता है उसको हम ट्रैजेक्टरी कहते हैं, और ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो ये डिफाइन करना था। इसके बाद एक सेकंड आपको न्यूमेरिकल दिया गया है। न्यूमेरिकल क्या देखिए, आपका एन एयरक्राफ्ट है जो हॉरिजॉन्टल लूप बनाता है, जिसका रेडियस 1000 मीटर है, विद स्टडी स्पीड कितनी 900 किलोमीटर पर आवर है। आपको इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालनी है, उसको कंपेयर करना है विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल g के। तो ये करते हैं। देखिए रेडियस ऑफ लूप कितना दिया गया आपको 1000 मीटर, जो आपका 1 किलोमीटर होता है, और स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट कितनी दी गई है 900 किलोमीटर पर आवर। इसको हमने पहले क्या किया है, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है। और मीटर पर सेकेंड में कैसे बदलते हैं आपको पता है, 900 को अगर 5/18 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया आपका 18 5 जा 90, 15 to 5 250, एंड दैट मीन्स 900 किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में बदला, कितना हो गया 250 मीटर पर सेकंड। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है आपको पता है, क्या होता है, AC = v²/r। वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, पुटअप v कितना 250 का स्क्वायर, r कितना 1000 है, तो 250 × 250/1000 इसको काटेंगे 0 से 0, 2500 के 100, 250/4 इसको आप डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 6 जा 24, 1 10, 4 2 जा 8, आपने इसको होता है 2 0 2 5 20, तो 62.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसके बाद क्या आपको पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। दोनों को कंपेयर करेंगे AC/g, तो AC यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वैल्यू 62.5 डिवाइड बाई 9.8, इसको आपने यहाँ डिवाइड किया। देखिए 98 से 62.5 को पहले 6 पे गया, तो 6 पे 588 आपका सकते करा 370, जीरो अपने पास से ली तो डेसिमल लग गया। आप इसको डिवाइड करेंगे 3 पे गया तो 294, यहाँ से आपका 76 बचा, अगेन जीरो लिया आपका 7 पे गया तो 686 पे गया, यानी जब ये 98 को 7 से मल्टीप्लाई किया ये 74, फिर जीरो ली तो आपका जो 3 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू कितनी आई 6.377। ये आपने देखिए इसकी जो वैल्यू आई है आपकी, इसको डिवीजन करने के बाद यहाँ पे कितनी आ गई आपकी 6.377 है। इसको 2 डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ करेंगे, कितना आएगा आपका 6377 का, ये आपका 6.38। तो AC जो हो गया आपका, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा कितना 6.38 टाइम्स आ जाएगा आपका G के, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो 6.38 टाइम्स दैट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी है। इस तरह आपको इसको करना था। इसमें आपने पहले इसको डिफाइन किया प्रोजेक्टाइल को, उसके बाद ये न्यूमेरिकल आपने सोल्व किया। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। दोनों क्वेश्चन आपके हो गए। अब नेक्स्ट सेक्शन जो दिया गया आपका, अब आपका जो सेक्शन डी है, सेक्शन डी जो केस स्टडी है क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन जो 15 है ये 4 मार्क्स कैरीज है। तो इसके अंदर आपको ये जो पैराग्राफ इसको पढ़ना है आपको। इसके बाद आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 आपके MCQ है और एक आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला। देखिए आपको इसको करना है। तो स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें क्या, देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स क्या होता है, ma होता है, मास इंटू एक्सलरेशन, और F इज फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्सलरेशन इन बॉडी ऑफ मास m। अगर एक्सलरेशन 0 होती है तो फोर्स 0 होती है, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स 0 है। तो आपको पता है ये न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, नो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव बॉडी यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इफ ए फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इन t सेकेंड, इफेक्ट ऑफ फोर्स इज गिवन बाय इम्पल्स, F इंटू टाइम होता है। तो ये फॉर्मूला इम्पल्स का है। और ये F एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है। तो आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम भी होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे विद द हेल्प ऑफ पैसेज गिवन अबव अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव निकालने आपको फ्लोइंग क्वेश्चन के। आइए इसको हल करते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन इसके अंदर आपके केस स्टडी का, एक क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम इज मूविंग विद वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड and is hit by bat so that ball is turned back with velocity 20 meter per second. If duration of contact between ball and bat is 0.01 second, then impulse of force आपको निकालना है। तो गिवन क्या, मास 150 ग्राम, इसको आप बदलेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया 0.15 kg। टाइम गिवन है आपको 0.01 सेकेंड। मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी vi मान लेते हैं, घटा 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकंड क्यों लिया है, जो बैट और बॉल है अपोजिट डायरेक्शन में। तो v इनिशियल क्या है, आपने इसको मानना घटा 12, और जो फाइनल है ये आपकी 20 मीटर पर सेकंड ली है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, देखिए बॉल की जो स्पीड है वो 12 मीटर पर सेकंड है, और जो आपका बैक में आपने बल्ला लगाया उसका जो टर्न बैक होगा कितना 20, दैट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने एक वेलोसिटी को नेगेटिव लिया है। ये आपकी इनिशियल है। इसके बाद हमें पता है जो आपका इम्पल्सिव फोर्स होता है, पहले फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन होता है। ये वैल्यू आपने रखी, मास 0.15 सॉरी, एंड फाइनल वेलोसिटी 20 माइनस 12, और टाइम कितना 0.01 है। ये आपका फोर्स का, लेकिन हमें निकालना क्या, फोर्स इंटू टाइम निकालना है, यानी इम्पल्स क्या होता है F इंटू टी। तो F इंटू टी मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स कितना है आपका गिवन है। यहाँ से अगर आप देखेंगे 0.15 हो गया मास, और ये वाला जो हिस्सा आपका हमें पता है जो आप इम्पल्स क्या होता है, ये होता है चेंज इन मोमेंटम होता है। यानी आपका इम्पल्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो आपका इम्पल्स होता है F इंटू टी गिवन है। ये दिखाया आपको, यहाँ पे एक्स को ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, F इंटू टी। ये हो गया आपका चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे जो आपने ये लगाया है, मैंने यहाँ पे देखिए आपका निकालेंगे तो आपका जो लीनियर मोमेंटम है, मास इनिशियल वेलोसिटी आपकी, ये आपका हो गया v फाइनल माइनस में v इनिशियल, और यहाँ पे आपका हो गया 0.15 इंटू में अगर आप करेंगे तो मैं आपका 20 माइनस ये कितना हो जाएगा पल्स 12, ये आपका हो गया 0.15 इंटू 32। तो मैंने यहाँ लिखा आपका, ये यहाँ पे ये हो गया FT क्या हो गया 0.15 इंटू 32। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ गया 4.8 न्यूटन सेकेंड। तो आंसर क्या होगा आपका, B विल बी द राइट आंसर बनेगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है अगर आप देखेंगे तो पूछा आपसे, ये देखिए इसका फर्स्ट का जो आपका आंसर होगा B, और यहाँ पे FT कितना आ गया 0.15 इंटू 32, 4.8 न्यूटन सेकेंड। सेकेंड है एवरेज फोर्स
तो एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाई बैट इज क्या होगा, तो बिल्कुल सेम ये फॉर्मूला है, फोर्स निकालना है, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी है, यानी एक्सलरेशन है 0.15, फाइनल वेलोसिटी 20 माइनस इनिशियली क्या थी -12 बाई टाइम कितना 0.01 सेकेंड गिवन है। तो 0.15 इसको करेंगे 20 + 12 32 बाई 0.01, 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहाँ भी है तो डेसिमल आपका ख़त्म, तो 15 × 30 ये आपका कितना आ जाएगा 480 न्यूटन। तो आंसर कितना होगा आपका 480, यानी राइट आंसर इज ए। नाउ थर्ड क्वेश्चन आपका देखिए, इन यूनिफॉर्म मोशन दी फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। हमें पता है यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट दैट इज v = u, और एक्सेलरेशन क्या होती है v - u/t चेंज इन वेलोसिटी। तो इनिशियल फाइनल सेम है तो नेट एक्सेलरेशन 0 है, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि हमें पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स में पता है फोर्स होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास गिवन और एक्सेलरेशन 0 तो आंसर कितना आएगा 0, तो राइट आंसर कितना है इसका आपका ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा आपसे यूनिट ऑफ इम्पल्स, यहाँ पे डिफाइन किया गया, देखिए आपको क्वेश्चन के अंदर ही आपको फोर्स इनटू में टाइम, फोर्स को न्यूटन के अंदर मापते, टाइम को सेकंड में, तो जो यूनिट होगी इम्पल्स की क्या बनेगी न्यूटन सेकंड, क्योंकि इम्पल्स क्या होता है ft फोर्स इनटू टाइम। तो ये आपका क्वेश्चन था जो आपका केस स्टडी 4 मार्क्स का था। नेक्स्ट जो सेक्शन है आपका देखिए ई सेक्शन लार्ज सेक्शन है, इसके अंदर आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और इसके अंदर 16 क्वेश्चन क्या है आपका, ए प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी u अंडर द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। आपको एक्सप्रेशन निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए। इसके साथ में आपको और का ऑप्शन दिया गया है, तो और के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे वो क्या है, और में दिया गया है ड्राइव ऑल 3 इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। तो या तो आप क्या है ये क्वेश्चन कर दीजिए, या फिर आप ड्राइव इक्वेशन निकाल दीजिए, कोई भी 3 इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ऑब्टेन एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन ए स्ट्रेस स्प्रिंग, तो हमें एक्सप्रेशन निकालना है एनर्जी स्टोर इन ए स्प्रिंग। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग या इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, इसको डिफाइन करें तो अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच और कंप्रेस द इलास्टिक स्प्रिंग इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम डायग्राम के द्वारा शुरू करेंगे। मान लीजिए कोई रिजिड स्पॉट है, ये स्प्रिंग है जिसका वन एंड इज कनेक्टेड टू दिस रिजिड स्पॉट एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू मास m। जब इसको हम स्ट्रेच करते हैं एक्सटेंशन फोर्स लगाते हैं तो एक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है। दिस रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंशन के x के इन स्प्रिंग विद इन द इलास्टिक लिमिट, दैट इज फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इसको हटाएंगे F इज इक्वल टू हो गया -kx। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है जो मोशन क्या टुवर्ड दी रिजिड स्पॉट के वन इस एंड की तरफ होगा, मेन पोजीशन की तरफ। तो यहाँ पे जो k है, ये जो k है क्या कांस्टेंट है, k इज ए कांस्टेंट कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। अमाउंट वर्ड टू, अब हमें क्या निकालना है कि पोटेंशियल एनर्जी, तो पहले वर्क निकालेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन a stress spring
स्प्रिंग बाई dx। हम इसको दिखाएंगे dw से, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस एफ dx। और एफ की वैल्यू क्या है, ये आपकी है माइनस में के, बार नेगेटिव है तो ये आपको माइनस में के एक्स, और पहले नेगेटिव साइन है इसका dx, नेगेटिव पॉजिटिव यानी के एक्स dx। तो dw जो आपका हो गया ये हो गया के एक्स dx। Now amount of work done, the amount of work done to stretch spring 0 to x इज, तो ये आपका हो गया इधर इसका इंटीग्रेशन, और इधर आपका 0 to x, ये पिरामिड लग गई के एक्स dx। और हमें पता है जो इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे x का इंटीग्रेशन, अगर हमारे इसकी पावर कितनी 1 है तो इंटीग्रेशन जो को क्या होगा, पावर के अंदर एक ऐड कर देना है, वही क्या आपका नीचे आएगा, तो कितना आएगा x² बाई में 2। तो यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो गया आपका w, के कांस्टेंट हो गया, तो x की क्या आ गई x² बाई 2, लिमिट लग गई आपकी 0 से x। अब यहाँ पे आपका एक के, तो अपर लिमिट क्या है आपकी, अपर लिमिट हो गई x² बाई 2, लोअर लिमिट क्या होगी 0, तो कितना आएगा आपका के x², ये होगा 1/2। और दिस वर्ड इज स्टोर्ड एज ए work done is stored in term of elastic potential energy, elastic potential एनर्जी, दैट इज, इसको हम यूसेज नोट करते हैं हाफ के x²। ये आर्टिकल आपको निकालना था, इसको ड्राइव करना था। Energy stored in a spring. First equation of motion is relation between velocity and time। अगर आप ये देखेंगे रिलेशन, ये हमारा क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन को देता है। आइए करते हैं, एक्सेलरेशन से स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड, हम करते हैं इज डिफाइंड एज dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी कहीं भी आ जाए क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। और वैसे हमने पढ़ा है इसको
ये क्या होती है आपकी v माइनस यू टी माइनस जीरो, यानी चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम। तो डिफरेंस को लिखते क्या लिख सकते हैं हम dv, और ये नीचे क्या आ जाएगा टाइम का dt। तो क्वेश्चन एक्सक्लेरेशन यहीं से स्टार्ट करनी है आपको। इक्वेशन एक्सक्लेरेशन इज डिफाइंड एज, बिल्कुल ऐसे एग्जाम के अंदर आपको लिखना, स्टार्ट भी यहीं से करना है, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो यहाँ से अगर आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए आप, ये हो गया आपका a डी टी, इधर हो गया आपका डी वी। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, डी वी कितना हो गया आपका a डी टी। तो ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, इसको लिख देते हैं, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। जब मान लीजिए अब हमें पता है लेट व्हेन टाइम जीरो था आपका, व्हेन टाइम आपका जीरो था, तो वेलोसिटी जो थी आपकी, वेलोसिटी यानी इनिशियल थी, और वो क्या थी आपकी u। इसको आप लिख भी सकते हैं कौन सी वेलोसिटी थी ये, इनिशियल वेलोसिटी। और जब टाइम आपका t हुआ तो वेलोसिटी क्या थी आपकी, फाइनल वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी दैट ये कितनी थी, v से दिखाते हैं इसको, ये टर्म हमने यूज़ करनी है। अब देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन को इंटीग्रेट करें हम, यानी इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमें निकालना क्या, v निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है, जो हमारा मकसद है, आप लिख भी सकते हैं। हमें कौन सी इक्वेशन निकालनी है, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या आपकी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन हमें निकालनी है बाई यूजिंग कैलकुलस मेथड या इंटीग्रेशन मेथड। यहाँ पे v और टाइम के बीच में रिलेशन, इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट इक्वेशन है आपका हमने ली है, इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 within the above limit, above limit। लिमिट क्या है आपकी, टाइम है 0 से t तक, वेलोसिटी u से v तक। तो इक्वेशन 1 क्या हो गई आपकी, इक्वेशन थी आपकी, देखिए क्या थी, dv, ये आपका a dt थी। तो हमेशा जो इंटीग्रेशन होगा या डिफरेंशिएशन होगा वो किसके होता है, dv की टर्म के साथ होता है, इस तरह लिखते हैं, एक को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। तो जो आपकी लिमिट है कितनी है आपकी, लिमिट है यहाँ पे वेलोसिटी है u से v हो गया, और टाइम कितना 0 से t हो गया। तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप साइड में लिख सकते हैं, जो इंटीग्रेशन होता है किसी भी dt का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, ये t आएगा, और dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा आपका, ये v आएगा। तो ये जो आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका v, लिमिट लग जाएगी यहाँ पे, ऐसे a कांस्टेंट है, यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन कितना हो गया t, और लिमिट लग गई आपकी, यहाँ होगी u से v, और यहाँ होगी 0 से t। फिर हमें पता है, पहले हम क्या लेते हैं, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। तो एक बार क्या है, अपर लिमिट रखेंगे, ये कितना हो गया v, माइनस में लोअर लिमिट कितनी है आपकी u, और दाई तरफ भी बिल्कुल ऐसे ही करना आपने, ये कांस्टेंट था, अपर लिमिट क्या एक बार t, और माइनस में लोअर लिमिट कितनी है 0 है। तो ये आपका हो गया v माइनस में u, और दाई तरफ कितना बचेगा आपका a t। इसको इधर लेके जाऊं तो v कितना आ गया आपका u प्लस में a t, यही आपको निकालनी थी। ये जो इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की, जो हमने निकालनी थी। इसको हम सेक्शन दिखा देते हैं। इसका ये क्या है आपकी, दिस इज, ये क्या देखो वेलोसिटी है, वेलोसिटी u कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी टाइम, पेपर में अगर आपसे पूछ ले तो हम लिख सकते हैं इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप, बीसी को कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप देती है। तो ये थी फर्स्ट इक्वेशन, यानी फर्स्ट इक्वेशन बाय यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। नाउ सेकंड इक्वेशन करते हैं। नाउ सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम।
तो सेकंड इक्वेशन क्या निकालनी हमें, निकालनी एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन हमें निकालनी है यूजिंग मेथड कैलकुलस, या इसको बोल सकते हैं इंटीग्रेशन मेथड से निकालते हैं। तो हमारी इक्वेशन कितनी है, 4 है। फर्स्ट निकालिए, फर्स्ट का यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन क्या, ये इसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम रिलेशन से। तो इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हम लेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds बाई डी टी। जैसे वहाँ पे क्या है एक्सेलरेशन है फर्स्ट में, तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया आपका v dt, और दाई तरफ हो गया ds। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, तो ds कितना हो गया आपका v dt, v dt। तो ये आपकी होगी इक्वेशन, इसको लिख लेते हैं। ये आपकी इस के अंदर फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो करना है। ये ds क्या है, फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करना है। तो v क्या रखेंगे यहाँ पे, v की वैल्यू कितनी थी, u पल्स में 80, फर्स्ट इक्वेशन का आपको यूज़ करना है। और आउटसाइड में कितना ये हो गया आपका dt। इसको अगर हम ओपन कर देते हैं तो ये क्या आपकी, और इसमें बिल्कुल सेम कंडीशन वैसी लेनी है जैसे क्या था आपका व्हेन टाइम t क्या था आपका, टाइम t 0 था, टाइम जब t था, जब टाइम t 0 था और टाइम t कितना था आपका t था, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था यानी s निकालना है। तो s कितना था आपका, तो टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट कितना था, ये 0 था। और टाइम जब हमारा t था तो ये कितना हमारा s है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम कितना है, s है। अब ये जो हमारी ये इक्वेशन है, इसको मान लीजिए सेकंड इक्वेशन आपकी, इसका हम यूज़ करेंगे। इसको आप ओपन कर देते हैं तो ds कितना होगा आपका, ये होगा u dt प्लस a t dt, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग बिल्कुल सेम वही सेम प्रोसेस अपनाना है। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन मान लीजिए 3 ले लेते हैं, थर्ड विद इन दी अबव लिमिट, जो हमने ऊपर लिमिट ली है, अबव लिमिट। वो लिमिट क्या है आपकी, इधर आपका ये जो ds था एज लिख लीजिए, ये ds था, ये u dt, और ये आपका हो गया a t dt था। तो यहाँ पे जो आपकी इसका हो गया ये इंटीग्रेशन ds का, यहाँ पे क्या u कांस्टेंट और ये इसका इंटीग्रेशन, और t के रेस्पेक्ट में t की टर्म साथ रहेगी, तो ये लग गई आपका इंटीग्रेशन। और लिमिट क्या हो गया आपकी 0 से s, यहाँ टाइम की कितनी 0 से t ऊपर दिया है, और यहाँ पे कितना 0 से t, ये लिमिट लग गई है आपकी। और आपको बताया था इंटीग्रेशन का, हम साइड में यहाँ पे दिखा सकते हैं। आपका जो dt का इंटीग्रेशन आएगा ds और t dt, ये 3 इंटीग्रेशन है। तो dt का क्या आएगा इंटीग्रेशन, t आएगा, ध्यान से लिखिए इसको। ds का कितना आएगा, s हो गया, और यहाँ पावर कितनी है 1 है, आपको बताया था। पावर में क्या करना है आपको, 1 ऐड कर देना है, तो 1 + 1 हो गया, सेम क्या है ये नीचे आएगा। तो आपका इंटीग्रेशन कितना आ गया आपका t dt का, ये हो गया t²/2। ये सभी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आ गया इंटीग्रेशन, ये हो गया आपका s, और लिमिट लग गई 0 से s तक। यहाँ u और dt का इंटीग्रेशन हो गया t, यहाँ लिमिट लगा देंगे। एक कांस्टेंट था, ये कितना आ गया आपका t²/2। तो लिमिट कितनी है यहाँ पे, ये होगी 0 से s, यहाँ कितना होगी 0 से t,
ये भी 0 से t। वैल्यू रख देनी है आपकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना हो गया आपका s माइनस 0। इसी तरह के आपका u है, तो इसमें रखेंगे अपर लिमिट क्या आपकी, एक बार t रखेंगे और माइनस में 0। इसी तरह क्या है यहाँ पे आपका देखिए, अगर मैं ये आपका है, ये 2 मैं बाहर निकाल लेता हूँ। अपर लिमिट रखेंगे एक बार t, तो कितना हो गया t का स्क्वायर, और एक बार t की जगह रखेंगे 0, 0 स्क्वायर कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो अब आपका क्या यहाँ पे आ गया आपका ये s, और दाई तरफ हो गया आपका देखिए ये हो गया u t प्लस ये कितना हाफ यो a t स्क्वायर, यही तो हमें निकालना था। तो इक्वेशन मिल गई आपकी सेकंड वाली। इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होती है, एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन क्या देती है, दिस इक्वेशन गिव्स रिलेशनशिप, दिस इक्वेशन गिव्स रिलेशनशिप, कौन सा रिलेशनशिप, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप, ये आपको निकालना था। ये है हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नाउ नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन करते हैं। थर्ड इक्वेशन गिव रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। थर्ड इक्वेशन क्या थी आपके, हमें जो निकालनी वो निकालनी है v स्क्वायर u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आइए करते हैं। तो हम जो स्टार्ट करेंगे इसे हमें पता है सेम एक्सेलरेशन से, तो ये एक्सेलरेशन क्या होती है आपकी dv/dt, dv/dt। लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो देखिए आप इस इक्वेशन के अंदर क्या है, कोई भी टर्म टाइम की नहीं है, तो हमें टाइम को क्या करना है यहाँ पे रिप्लेस करना है, यानी टाइम हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो dv/dt है, अगर मैं इसको ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये देखिए ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब भी क्या बिल्कुल वही dv/dt है, लेकिन इसको क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ये देखिए आपका ds/, हो गया आपका ds/dt ये वाला, और इनटू में क्या हो गया आपका, ये हो गया dv/ds। और ds/dt क्या होता है, अब पीछे भी किया था, ds/dt जो आपका होता है वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, अब इक्वेशन जो आपकी हो गई नई, ए कितना आ गया आपका, ये हो गया v, और dv/ds हो गया। अब देखिए आपकी जो एक्सेलरेशन ये इक्वेशन, इसमें क्या टाइम की टर्म जो है आपकी अब रिप्लेस हो गई है, ds से हो गई है। अब हम इसको क्या है आगे कर सकते हैं। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए कितना हो गया आपका, ये हो गया a ds, और दाई तरफ आपका v dv। ये आपकी इक्वेशन मान लीजिए, इसके अंदर आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। इसके बाद बिल्कुल वही लिमिट वाला है, मैन टाइम आपका 0 है, टाइम जब आपका t है, जब टाइम 0 है और टाइम t है, तो यहाँ पे देखिए टर्म dv वाली भी है, ds वाली भी है। तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, जब आपका टाइम 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल जो वेलोसिटी है यानी आपका u कितना होगा आपका, ये 0 होगा। और जो फाइनल वेलोसिटी है
जो टाइम t था तो फाइनल वेलोसिटी जो v होगी आपकी, फाइनल वेलोसिटी वो कितनी होगी आपकी, वो होगी v। और यहाँ पे ds भी है, तो इनिशियल जब टाइम 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो s कितना है आपका, यानी s क्या है आपका, और जब टाइम t है तो s कितना है। तो टाइम जब आपका 0 था तो डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0 था, और जब टाइम हमारा t है तो ये कितना हमारा s है। अब आपके पास लिमिट भी है। तो जो इक्वेशन थी आपकी ये वाली, जो फर्स्ट इक्वेशन है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विद इन अबो लिमिट, लिमिट आपको दी गई है। तो आपकी जो इक्वेशन थी ये आपकी a ds, इसको लिख लीजिए आराम से ऐसे बिल्कुल, ये होगा आपका v dv। तो जो इंटीग्रेशन होगा आपका वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ds का होगा क्योंकि a कांस्टेंट है, और यहाँ पे पूरा आपका v dv का होगा, क्योंकि dv के साथ जो टर्म होगी वो हमें लेनी है। तो जो लिमिट लग गई है आपकी, लिमिट कितनी हो गई आपकी, यहाँ पे आप देखेंगे ds की है 0 से s, और यहाँ पे कितनी है आपकी, u से v है। अब यहाँ पे आपका जो इंटीग्रेशन है बिल्कुल सेम पीछे जैसे हमने किया था वही प्रोसेस फॉलो करना है। आपका ds का जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है, और v dv का कितना होगा, यहाँ पावर कितनी 1 है, तो ds का तो क्या आएगा, कंप्लीट s आ गया, और v की पावर 1 है, क्या बताया था, पावर के अंदर 1 ऐड कर देना, सेम उससे क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना है। तो ये कितना आ गया, v²/2 आ गया। ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो a एज इट इज़ आपका जो s का है वो इंटीग्रेशन कितना आ गया आपका, s आ गया। यहाँ पे v का कितना है आपका, v²/2, और लिमिट आपकी अब देखेंगे यहाँ पे लिमिट क्या थी, ये थी 0 से s थी, ध्यान से रखनी लिमिट, ये कितनी है, u से v है। फिर क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये a एज इट इज़, अपर लिमिट क्या s है, और लोअर लिमिट कितनी है, 0 है। इस तरह दाई तरफ जाएंगे, अपर लिमिट कितनी है आपकी, तो एक बार v रखेंगे, ये हो गया आपका v²/2, और माइनस में एक बार क्या रखेंगे, लोअर लिमिट, यानी एक बार v की जगह क्या रखेंगे, u, तो कितना आ गया, u²/2। अब ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका as, और दाई तरफ कितना आ गया आपका, v²/2 u²/2, और इसको किस तरह लिख सकते हैं आप, as, ये हो गया आपका v² माइनस u², क्योंकि एलसीएम कितना हो गया आपका 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो गया आपका 2as, और दाई तरफ हो गया v² माइनस u²। यही तो इक्वेशन हमें निकालनी थी। ये जो आपकी इक्वेशन है इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, यही जो थर्ड इक्वेशन थी आपकी हो गया आपका v² माइनस u² 2as, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है बाई कैलकुलस मेथड। और यहाँ पे ये जो इक्वेशन देगी, दिस इक्वेशन मान लीजिए ये आपकी इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट थी तो ये सेकंड ले लेते हैं। दिस इक्वेशन 2 ड्यूज, ये क्या वेलोसिटी है, वेलोसिटी, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप। अगर पेपर में कोई आपसे पूछ ले बाई कैलकुलस मेथड तो आपको यही निकालना है, v² माइनस u² 2as क्या होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप। इस टर्म में भी ऐसे आपसे पूछ सकते हैं कि आप वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन निकालिए यूजिंग कैलकुलस मेथड या इंटीग्रेशन मेथड। तो ये थर्ड इक्वेशन थी आपकी यूजिंग कैलकुलस मेथड, या इसको इंटीग्रेशन मेथड कहते हैं। टेंथ क्वेश्चन में आपको पहले ये डायग्राम बना लेना है। ये डायग्राम बना के देखिए आपका, ये आपका किसी ऑब्जेक्ट को जब हम u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं किसी एंगल थीटा पे विद हॉरिजॉन्टल, तो इसको बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन कहते हैं। ये पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। ये आपका u जो है रिजोल्व हो जाए दो कंपोनेंट में, x के लॉन्ग क्या होता है u cos थीटा, और y के लॉन्ग क्या होता है u
साइन थीटा। तो यहाँ हमें जो आर्टिकल निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का निकालना है, तो टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू सी, यानी प्रोजेक्शन से लैंड होने तक को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम जो हाइट है यहाँ पे इस पॉइंट से यहाँ तक की जो ऊंचाई, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। हॉरिजॉन्टल रेंज का निकालना, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, ओ से सी तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है प्रोजेक्टाइल, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हमें 3 डेरिवेशन करनी है इसके अंदर। आइए करते स्टार्ट। फर्स्ट है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको डेरिवेशन पूछी है, डेफिनेशन नहीं पूछी है, आपको समझाने के लिए मैंने किया है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू दैट ऑफ पॉइंट वे प्रोजेक्टाइल जस्ट रीच ऑन द ग्राउंड, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। या हम शॉर्ट में कह सकते इट इज़ टोटल टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल इज इन फ्लाइट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। दैट इज़, अगर आप, मैंने अभी आपको डायग्राम के माध्यम से बताया था कि जो आपका डायग्राम है ये वाला, देखिए यहाँ पे, यानी ओ से प्रोजेक्शन से सी पर लैंड करने तक का जो टाइम इसने लिया, इसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। ओ से यहाँ एफ पॉइंट तक ये क्या होता है, इसको टाइम ऑफ असेंट कहते हैं, और एफ से सी तक नीचे जाने को टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। दोनों इक्वल होते हैं। तो देखिए डेरिवेशन करते हैं। देखिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट है। फर्स्ट है ओ से एफ तक, इसको हम टाइम ऑफ असेंट कहते हैं, स्मॉल टी से डिनोट किया है। एफ टू सी क्या, टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं, ये भी टी से डिनोट किया है। तो टाइम ऑफ असेंट टाइम ऑफ डिसेंट की इक्वल है। तो टोटल टाइम कितना है आपका, टी प्लस टी, बड़े कैपिटल से इसको हम दिखा रहे हैं 2t। तो टी कितना होगा, t/2। हम यहाँ पे वर्टिकल मोशन लेंगे, वर्टिकल मोशन के थ्रू हम क्या निकालेंगे, हम निकाल सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। वर्टिकल मोशन क्या है, इस पॉइंट के ऊपर जो आपका है फ्ला पॉइंट, ऑब्जेक्ट जब यहाँ जाता है इस पॉइंट पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो वर्टिकल मोशन लिया। और वर्टिकल इक्वेशन जो होती है हमारी क्या होती है, Vy = uy + ayt। फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे 0 होती है, और कंपोनेंट क्या है y वाला, u sin थीटा। ay क्या है, -g क्यों लिया है, क्योंकि आपका क्या है अपवर्ड मोशन में आपकी एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रही है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। तो क्या है हमारा कितना हो गया, g हमने नेगेटिव लिया है, वेलोसिटी डिक्रीजेज। तो ये g और t की वैल्यू कितनी, t/2 रख दी है। यहाँ पे आप लेके जाओगे तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव से इस तरफ, लेफ्ट साइड पॉजिटिव g t/2, और इधर हो गया u sin थीटा। तो t/2 कितना हो गया आपका, यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 इधर गया और g नीचे आया, तो कैपिटल T यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, 2u sin θ/g। तो मैं t निकालना था, ये कितना हो गया, 2u sin θ/g। दिस इज इक्वेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर एंगुलर प्रोजेक्शन। यहाँ पे आपको दिखाया ui कंपोनेंट क्या था, u sin θ है, और ay क्या -g है, और t क्या होगा, t/2 है। तो इस तरह आपको क्या निकालना था, टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन निकालना था। सेकेंड पार्ट है इसका मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट जैसे मैंने आपको बताया था, डायग्राम के माध्यम से समझिए। तो मैक्सिमम हाइट क्या है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट से यहाँ तक ये जो मैक्सिमम हाइट है, वर्टिकल मैक्सिमम हाइट, इसको बोलते हैं हम आपका h से डिनोट करते हैं, इसी को हमें निकालना है। इस पॉइंट के ऊपर वर्टिकल मोशन लेंगे तो देखिए आपका मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। तो सेम यहाँ पे भी टेकिंग वर्टिकल अपवर्ड मोशन लिया ऑब्जेक्ट का फ्रॉम O to F। वर्टिकल इक्वेशन होगी y uy/t हाफ ay/t²। तो हमें पता है uy कितना है, u sin थीटा, ay कितना -g है, और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हम निकाल रहे थे। तो मैक्सिमम हाइट पे टाइम ऑफ असेंट कितना था, u sin θ/g, और y कितना है, h है। ये वैल्यू यहाँ पुटअप किया, h हो गया, uy की वैल्यू u sin थीटा, और t की वैल्यू कितनी है, u sin θ/g ये रख दी है। और पल्स की जगह पल्स हाफ, ay कितना वही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो -g, और u sin θ/² हो गया आपका। अब आप इसे करेंगे तो देखिए आपका ये क्या है आपका, u × u² sin × sin sin² θ/g, -12g, यहाँ स्क्वायर था, ये हो गया u² sin² θ/g² हो गया। एक g से एक g आपने काट दिया है, तो बचा क्या आपका u² sin² θ/2g। तो आपकी जो मैक्सिमम हाइट है वो क्या है, u² sin² θ/g से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो एलसीएम 2 आएगा, तो कितनी मिलेगी आपको, u² sin²
थीटा बाई 2g। तो ये आपको निकालना था एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट का। तो मैक्सिमम हाइट कितनी है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। नाउ थर्ड पार्ट क्या, ओरिजेंटल रेंज निकालना। ओरिजेंटल रेंज क्या होती है, टोटल ओरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट यानी प्रोजेक्टाइल। यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो टोटल ओरिजेंटल डिस्टेंस क्या है, ओ से सी तक का डिस्टेंस है ड्यूरिंग द फ्लाइट। तो ये क्या होता है, ओरिजेंटल वेलोसिटी इनटू में टाइम ऑफ फ्लाइट। तो रेंज का इसको आर से डिनोट करते हैं, तो क्या है ओरिजेंटल वेलोसिटी इनटू में टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पे आपकी ओरिजेंटल वेलोसिटी क्या होती है, यू कोस थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी। ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुटअप की, u कोस थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई जी, u इंटू यू स्क्वायर 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाई जी। वी नो ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है आपकी ये वाली, देखिए ध्यान से। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी साइन टू थीटा क्या होती है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये यानी ये जो यहाँ पे आपका 2 साइन थीटा कोस थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं साइन टू थीटा। तो आर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। तो दिस आउट इसके अंदर क्या था, इससे क्वेश्चन के अंदर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज की एक्सप्रेशन निकालनी थी। अब देखिए इसका 17 जो क्वेश्चन, इसका जो और वाला पार्ट हो गया, इसमें आपको पहले डिफाइन करना ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम और डिस्कस करना है मोशन ऑफ कार ऑन लेवल सर्कुलर रोड। तो सबसे पहले क्या है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। 1 नंबर में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ए रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ इट रिमेन एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। दैट मीन्स क्या है, कोई रिजिड बॉडी, इसको हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में बोलते हैं, अगर वो क्या है रेस्ट रहती है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, या हम कह सकते हैं वी कैन से इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए रिजिड बॉडी इज इक्वल टू 0। सेकेंड है जो आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। तो ये रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ द बॉडी डजंट रोटेट और रोटेट विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। क्योंकि हमें पता है जो लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स का जो काउंटर पार्ट है वो क्या है, टोरक होने में रोटेशन होता है। तो ये एल्जेब्रिक सम ऑफ टोरक एक्सटर्नल टोरक ऑन ए बॉडी ड्यूरिंग रोटेशन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। इसका जो सेकंड वाला पार्ट, उसके अंदर क्या निकालना, आपको मोशन ऑफ ए कार देखना उन्हें लेवल सर्कुलर रोड। इसके लिए मैं आपको देखिए डायग्राम के द्वारा आपको समझाता हूँ। लेट दिस इज़ द व्हीकल जिसका मास m है, और ये जो रेडियस, इस जो सर्कुलर आपका लेवल रोड है, इसका रेडियस कितना है, r है, और ये व्हीकल मूविंग विद वेलोसिटी v है। तो ये फर्स्ट, ये आपकी जो टायर्स हैं, इस पे नॉर्मल रिएक्शन क्या R1 है क्योंकि वेट लग रहा है इस पर, और इस बैक वाला जो इस पर मान लो इसका नॉर्मल रिएक्शन R है। वेट जो बॉडी का वो क्या है, mg है। टोटल नॉर्मल रिएक्शन क्या R है, और ये F1 F2 क्या है, फ्रिक्शनल फोर्सेज है जो आपके फ्रंट और बैक टायर पे लग रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बैलेंस कंडीशन होगी आपका देखेंगे तो R किसके इक्वल है, mg के। दैट इज नेट नॉर्मल रिएक्शन आपका R1 प्लस R2 है। इट इज़ बैलेंस्ड बाय वेट ऑफ व्हीकल R इज इक्वल टू mg। मान लो लेट इस इक्वेशन आपकी 1 है। इसके बाद अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्सेस जो है, जो इनर और आउटर टायर्स पे लग रहा है, वो बैलेंस करता है और नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स आपको प्रोवाइड करता है। दैट इज F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। तो दिस F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई R, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। दैट इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इसके बाद अगर इक्वेशन 2 को आप डिवाइड करते हैं 1 से, तो हमें क्या मिलता है, F/R मिलता है। वैल्यू पुटअप करने के बाद F की mv स्क्वायर बाई R और R की mg, m से m कट गया, v स्क्वायर बाई RG। और हमें पता है, वी नो दैट F/R क्या होता है, म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। हमें यहाँ पे कंडीशन निकालनी है। तो ऑन ए सर्कुलर रोड, लेवल रोड के ऊपर अवॉइड स्कीडिंग एट सर्कुलर लेवल रोड, जो वेलोसिटी हमें निकालती है, कंडीशन क्या होगी, ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए v स्क्वायर बाई RG। तो v स्क्वायर RG क्या है, कितना हो गया, म्यू RG। तो वेलोसिटी जो है आपकी, ये वेलोसिटी आप करेंगे तो स्क्वायर रूट हो गया, हमेशा लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए म्यू RG का स्क्वायर रूट। यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है। तो टू अवॉइड स्कीडिंग वेलोसिटी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू RG स्क्वायर रूट। तो ये आर्टिकल आपको यहाँ पे सोल्व करना था।
तो ये था आपका फुल्ली पेपर जो आज आपका हेल्ड हुआ, यानी सेट का जो एग्ज़ाम हुआ हाफरली, उसके 5 सेक्शन थे, ABCDE। ए सेक्शन के अंदर 9 क्वेश्चन थे, बी सेक्शन के अंदर 3 क्वेश्चन थे, सी सेक्शन जो था उसके अंदर 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे, और 1 केस स्टडी क्वेश्चन 15 था, और 16-17 जो था लॉन्ग आंसर क्वेश्चन थे जिसके अंदर आपको चॉइस दी गई थी।